हेलो। परीक्षा के अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स का रिवीजन ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे कि हम कब करें और कब से स्टार्ट करना चाहिए। करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और ऐसा ही समय आपका शुरू हो गया। परीक्षा के अंतिम यहाँ पर देखे जाए तो 15-20 दिन जो टाइम रहता है यहाँ पर या लास्ट एक मंथ में हमें अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। जो चीजें ऑलरेडी पढ़ी जा चुकी हैं उनको अंतिम एक बार रिवीजन का अब समय यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। और इस समय हमें ऐसी चीजों को ज्यादा रिवीजन करना चाहिए जहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं और मोस्टली हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। टॉपिक कैसे हैं, लाइक सरकारी योजनाओं से देखें तो आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर संगठन चर्चा का विषय हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण स्थल आपको चर्चा का विषय हो सकते हैं, कोई स्मारक चर्चा का विषय हो सकता है, कोई ऐसे ही पुरस्कार जो होते हैं वो चर्चा का विषय हो सकते हैं और ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये आपको योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं, स्मारक स्थलों से क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण जैव वित्त स्थल आपको पूछे जाते हैं और ऐसे ही कई सारे रोग भी आपको क्वेश्चन जो किसी न किसी कारण यहाँ पे चर्चा का विषय बनते हैं। तो ये एक लंबी सूची है और ऐसे कम से कम हम अगर मैं देखूं तो कम से कम 10 से 15 ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको इन टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसलिए आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक नई सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल रिवीजन के तौर पर, जिसमें हम ऐसे ही फैक्चुअल डेटास को, ऐसे ही फैक्चुअल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन मतलब 100% है, आपको आते ही आते हैं। योजनाओं को ले लीजिए, फैक्ट को ले लीजिए, रिपोर्ट सूचकांक को ले लीजिए, स्थलों को ले लीजिए, रोग ले लीजिए, आपको हर तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स को एक नए सिरे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नए सिरे से पढ़ने का मतलब है इसे एक रिवीजन प्रोसेस से लेकर चलते हैं जहां पे आपके क्वेश्चन आने की जो संभावना है जिन टॉपिक्स के, उन टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन। तो आप सभी को मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहना है। ऐसे ही यहाँ पर हम अलग अलग हर दिन यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें हम यहाँ पर पिछले एक वर्ष में यहाँ पे जो चर्चा का विषय रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम रहे हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है सरकारी योजनाएं डिस्कस करेंगे। पिछले एक वर्ष में देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो विभिन्न संचालित योजनाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में लेकर के उन योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को बताएंगे और पढ़ेंगे। आपका काम है यहाँ पर ध्यान से सुनना और रिवीजन करना। जो योजनागत चीजें हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर रेगुलर रूप से जुड़े रहना है। डेली यहाँ पर ये वीडियोस आपको आएंगी, मंडे टू सैटरडे मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्या है योजनाओं को लेकर के। देखिए हमारी पहली जो योजना है उसका नाम है नमस्ते। नमस्ते जो योजना है देखिए चर्चा का विषय इसलिए रहा है क्योंकि केंद्रीय बजट में यहाँ पर इसको स्थान दिया गया है। जो आपका केंद्रीय बजट इस साल का आपने पढ़ा होगा 2023-24 में, यहाँ पे देखिए यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना है जिसको शॉर्ट फॉर्म में नमस्ते बोला गया है। इसमें देखा जाए इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा सभी शहरों एवं कस्बों में यहाँ पे सेप्टिक टैंक जो होते हैं और सीवर की 100% यहाँ पर यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हर वर्ष अगर हम देखें तो इन सेप्टिक टैंक्स की सफाई के दौरान, सीवर्स की सफाई के दौरान मानवों के द्वारा जो किया जाता है उसमें काफी सारी डेथ यहाँ पर आपको केसेस देखने को मिलते हैं। और इस स्थिति में यहाँ पे जो नमस्ते योजना लाई गई है इसी समस्या के निदान के तौर पर है। और इस योजना के तहत यहाँ पे देश के सभी स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज तथा विस्तारित करने तक इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, स्थानीय स्तर तक इसे स्थापित किया जाएगा। देखा जाए जिसे 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के तौर पर यहाँ पर नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इस योजना को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो दो मंत्रालय यहाँ पर आपको जुड़े हुए हैं, दोनों मंत्रालयों के द्वारा साथ में मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसके माध्यम से देखिए उद्देश्य क्या है, जैसा हमने कहा था, एक असुरक्षित जो सीवर समस्या रही है, सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को यहाँ पर हमें खत्म करना है। साथ ही इस योजना के कुछ उद्देश्यों को भी देख लीजिए। जैसे इसमें कहा गया है कि भारत में जो स्वच्छता और सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को इसके माध्यम से हमें शून्य करना है। स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों के द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।
साथ ही यूएलबी में लागू की जाने वाली योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि पहचान, नमस्ते में सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स की यहां पर पहचान करने की भी इसमें परिकल्पना की गई है। एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही यहाँ कुछ किट यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों को यहाँ पर सुरक्षा उपकरण हेतु यहाँ पर आपको सहायता भी दी जाएगी। तो ये है आपके नमस्ते योजना। ध्यान रखिएगा, सेप्टिक टैंक और उसकी सफाई के संदर्भ में यांत्रिक प्रक्रियागत चीजें हैं जिसे केंद्रीय बजट में यहाँ पर स्थान दिया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर अगली योजना है मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना को देखें तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण को समर्पित व्यापक योजना के मिशन शक्ति को के विषय में सरकार से और जानकारी की यहां पर मांग की है। यह मांग जो है घरेलू हिंसा के मामलों में निपटने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की संभावित कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए की गई है। साथ ही देखिए, यहाँ पे न्यायालय ने पेश किए गए एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार 801 जिलों में घरेलू हिंसा के लंबित मामले जो हैं वो करीब 4.4 लाख हैं। तो एक बड़ी संख्या में देखा जाए 4.4 लाख यहां पर आपको देखा जाए तो घरेलू हिंसा के मामले हैं आपको 801 जिले में। थोड़ा सा समझ लेते हैं मिशन शक्ति जो योजना है वो किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लागू की गई थी। तो देखिए, ये मिशन शक्ति जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से देखा जाए तो हमें महिलाओं की रक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसके माध्यम से महिलाओं के जीवन में एक निरंतर यहाँ पर बेहतर करने और उनसे संबंधित मुद्दों को सुलझाना, उन्हें अभिसरण, नागरिक स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार के रूप में प्रस्तुत करना था, सशक्त बनाना था। इसके साथ साथ महिला नेतृत्वकारी विकास को यहाँ पे सक्षम बनाना था। भारत सरकार की प्रतिबद्धता इसी उद्देश्यों को साकार करने के तहत यहाँ पे मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। इसमें देखा जाए तो कुछ उप योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। देखिए, एक है यहाँ पे संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल जो है उपयोजना, इसके माध्यम से महिलाओं की रक्षा एवं संरक्षा के संदर्भ में काम किया जाता है। वहीं सामर्थ्य के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर यह आपको केंद्रित है। अगली योजना है नई चेतना पहल बदलाव की। यहां पर देखिए, नई चेतना के संदर्भ में क्या है। देखिए, ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई योजना है और इसके माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय नेतृत्व वाला एक राष्ट्रीय अभियान यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। देखा जाए तो केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बश्री मिशन के यहाँ पे प्रारंभ किया है। तो केरल में इसे एक अलग नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ नई चेतना यहाँ पर केंद्र सरकार के स्तर पर लागू की गई शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। अब देखिए, यहाँ पर इस का और क्या क्या परिप्रेक्ष्य इसमें है, क्या क्या उद्देश्य इसके तहत हैं। तो पहली चीज, यह 2 या 4 सप्ताह का यहाँ पे अभियान रहेगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने, उन्हें रोकने, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करना है। तो मूल उद्देश्य यहाँ पर यह है कि महिलाओं के विरुद्ध जो होने वाली हिंसा है, उन्हें हिंसा का स्वरूप क्या है, किस तरीके से वो घर में यहाँ पे हिंसा का सामना कर रही हैं, उसके क्या क्या प्रकार हो रहे हैं, इस संदर्भ में उनको यहाँ पे जागरूक करना है। इसके साथ साथ जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां जैसे कि यहाँ पे लैंगिक समानता और लिंग आधारित जो हिंसा की समस्या है उसके विषय पर यहाँ पर इसे केंद्रित बनाया गया है। तो मूल रूप से यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक समानता जो महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा देखिए, यहाँ पे चर्चा किया गया कि कुदुम्बश्री मिशन जो है केरल सरकार के योजना के तर्ज पर इसे चलाया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लेने वाली बात है, एक योजना जो केरल सरकार के द्वारा चलाई गई है। देखिए, केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण यह कार्यक्रम है। मलयालम भाषा में जो कुदुम्बश्री नाम है, इसका मतलब होता है परिवार की समृद्धि, और यह नाम कुदुम्बश्री मिशन जो है यह SPEM के साथ साथ कुदुम्बश्री सामुदायिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर आपको करता है। अगली योजना यहाँ पे है अलीवा। अलीवा जो है बाल विवाह के उन्मूलन हेतु यहाँ पे डेटा संचारित एक दृष्टिकोण को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। देखा जाए तो इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। उड़ीसा के एक जिले नयागढ़, ठीक है, नयागढ़ में बाल विवाह को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल अलीवा को यहाँ पे अपनाया गया है। तो बाल विवाह से संबंधित है, उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई है। ध्यान रखना है, हर योजना के विषय को ध्यान रखना है और कहाँ किस सरकार के द्वारा चलाया गया है इसको भी ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत उद्देश्य और फैक्ट इसमें रिलेटेड रहेंगे। योजना से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हर एक योजना में आपको ध्यान रखनी है ताकि योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके गलत ना हो। चलिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए,
ओडिशा की बाल विवाह रोकथाम रणनीति के अनुसार राज्य का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना। अब ये फैक्ट यहां पर आ गया। तो बाल विवाह को रोकने का लक्ष्य कब तक का है राज्य का? 2030 तक का। और क्या पहलू है इसमें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली हर किशोरी की पहचान करें और उन पर नजर रखें। साथ ही जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध अलीवा नाम के रजिस्ट्रों में किशोरियों की जन्म पंजीकरण तिथि, आधार, परिवार का विवरण, कौशल प्रशिक्षण आदि का भी विवरण यहाँ पर दर्ज होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर इसके माध्यम से रोकने का एक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए तो लड़की की उम्र को स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, पिता, पर्यवेक्षक, बाल विवाह निषेध अधिकारी के द्वारा भी अनुमोदित यहाँ पर किया जाता है। अब तक जिले में देखा जाए तो करीब 48,642 किशोरियों की जानकारी अलीवा रजिस्टर में दर्ज की जा चुकी है। साथ ही बाल विवाह के बारे में सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस लड़कियों की उम्र के प्रमाण का पता लगाने के लिए रजिस्टर का यहाँ पर सहारा लेंगे। जिले ने करीब 10 वर्ष यानी कि 2020 से 2030 तक की अवधि के लिए रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए रखने का यह निर्णय लिया है। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा कई आधारों पर, और बाल विवाह को रोकने का जो टारगेट है 2030 तक उस पर यहाँ पर आपको देखा जाए तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से काम किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पीरियड पॉवर्टी, ये एक यहाँ पर शब्द आया है, और ये देखा जाए तो यहाँ पर भारत से संदर्भित नहीं है, ये है स्कॉटलैंड जो एक देश है उसके माध्यम से यहाँ पे एक चर्चा का विषय है। थोड़ा समझिए यहाँ पे है क्या। देखिए स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट तक यहाँ पे पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का यहाँ पे पहला राष्ट्र बन गया है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसने पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके पीरियड प्रोडक्ट के सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क कर दिया है। पीरियड पॉवर्टी तब होती है जब कम आय वाले लोग आवश्यक पीरियड प्रोडक्ट उत्पादों को जैसे कि टैम्पोन, सैनिटरी पैड आदि को वहन नहीं कर सकते या उन तक यहाँ पे पहुंच नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। कौन से देश में? स्कॉटलैंड यहाँ पर पहला देश बन गया है जिसने सभी प्रकार के पीरियड प्रोडक्ट को यहाँ पर निःशुल्क कर दिया है। अगला देखिए यहाँ पे समुद्री स्थानिक योजना ढांचा है। ये क्या है? तो पुडुचेरी ने भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली सामुद्रिक स्थानिक योजना का ढांचा यहाँ पे निर्धारित किया है, जो भारत और नॉर्वे के बीच 2019 के ये समझौते ज्ञापन के बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप के समुद्र तटों को एमएसपी पहल के तहत यहाँ पर विकसित किया जाएगा। क्या है समुद्री स्थानिक योजना? देखिए एमएसपी एक पारिस्थितिकी तंत्र आधारित स्थानिक योजना नियोजन प्रक्रिया है जो वर्तमान और पूर्वानुमानित महासागर तटीय उपयोगों का विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों की यहाँ पर पहचान करता है। साथ ही यह समाज में देखा जाए तो आपको सार्वजनिक नीति प्रक्रिया प्रदान करती है। यह निर्धारित किया जा सके कि समुद्र तटों को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के निरंतर उपयोग के लिए संरक्षित बनाया जा सके। तो इस तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर या जो भी काम किया जाएगा कि समुद्र के स्थानिकता को संरक्षित बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक काम करना है, जिसे यहाँ पर भारत सरकार और नॉर्वे की सरकार के द्वारा मिलकर चलाई जा रही एक योजना है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित रखना है और इसे भविष्य के लिए देखा जाए तो एक तरीके से वर्तमान की स्थितियों के साथ साथ वर्तमान भविष्य के लिए भी यहाँ पे संरक्षित करना है। अगली योजना देखिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है। क्या है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम? तो हाल ही में देखिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, और इसके माध्यम से देखा जाए तो बागवानी पौधे कृषि की एक शाखा है जिसके माध्यम से बगीचे में आपको फसल, सामान्य फल, सब्जियां, सजावटी पौधों को एक साथ यहाँ पर देखा जाए तो एक बागवानी यहाँ पर आपको की जाती है। तो कह सकते हैं कृषि के साथ साथ आपको फल, सब्जियां, बागवान और फूल इत्यादि जैसी चीजों को उगाए जाने की एक स्थिति को हम यहाँ पे बागवानी कहते हैं। अब बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो है देखा जाए तो इसके माध्यम से हमें बागवानी क्लस्टर को विकसित करना और वैश्विक स्तर पे यहाँ पे देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा युक्त यहाँ पे इसे बनाया जाना, और साथ ही साथ बागवानी फसलों का क्षेत्रीय और भौगोलिक यहाँ पे इसका संकेंद्रण करना है। इसमें देखा जाए तो कुछ राज्यों को इसमें शामिल किया गया है बागवानी क्लस्टर योजना कार्यक्रम के तहत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों के 55 क्लस्टरों की सूची इसमें आपको शामिल की गई है। और इनका यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य जो फोकस है मुख्य फसलों के साथ यहाँ पर रहेगा। पहले चरण में अगर आप यहाँ पर देखें इस योजना के तहत 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों
को कवर करने वाले 12 क्लस्टरों को यहाँ पर लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस योजना के तहत? तो उद्देश्यों में देखिए, तो यहाँ पे जो पहला है, जो फैक्चुअल डेटास है वो भी देख लीजिए। पहली चीज थी कि सीडीपी का जो उद्देश्य है वो लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है। साथ ही देखा जाए तो भारतीय बागवानी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना, जिसमें पूर्व उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग यहाँ पर देखा जाए तो आपको शामिल है। भौगोलिक विशेषज्ञता की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इसका लाभ उठाकर बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत तथा बाजार आधारित विकास को इसमें बढ़ावा देना है। अगला यहाँ पे देखिए शक्ति नीति है। शक्ति नीति क्या है? तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शक्ति, जिसका माध्यम है, फुल फॉर्म जो है, भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की एक योजना है। और इस नीति के बी के तहत यहाँ पर वित्त, स्वामित्व और संचालन के आधार पर 5 साल के प्रतिस्पर्धा के स्तर पर 4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु योजना को प्रारंभ किया जाएगा। इस नीति में देखें तो उन विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं जिनके पास कोयला नीलामी के माध्यम से ईंधन आपूर्ति करने के यहाँ पर आपको आपूर्ति में देखा जाए तो करारों में आपको कमी देखी गई है। शक्ति योजना के उद्देश्य के माध्यम से भारत में थर्मल पावर प्लांटों के कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण भी यहाँ पर इसे बनाना है। अगली योजना है यहाँ पे IIPDF योजना। ठीक है, क्या है ये योजना? सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस कौन सा मंत्रालय या विभाग इससे जुड़ा हुआ है? तो आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक नीति भागीदारी परियोजना के विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना को यहाँ पे अधिसूचित किया है। तो ये इसका फुल फॉर्म है IIPDF का, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं इस योजना का यहाँ पे क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले देखिए, योजना की जो स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में की गई। उसके बाद 2022-23 और 2024-25 तक, मतलब 2022-23 से लेकर 2024-25 तक 3 सालों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो इस अवधि में 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इसे केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के विकास गतिविधियों को शुरू करने और बड़े नीति एवं नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर PPP एक सेल का भी निर्माण किया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रायोजक प्राधिकरण के लिए आवश्यक होगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एक अलग से ही कोस्ट या सेल या विभाग कह सकते हैं, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र से संबंधित जो भी निवेशक प्रक्रिया होंगी वो इन्हीं के माध्यम से देखी जाएंगी। इसके साथ देखा जाए तो आपको थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। देखिए जब भी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है तो इसमें आपको कई अलग अलग तरीके के यहाँ पर समझौते होते हैं, जिसमें आपको देखिए तो BOT होता है, बूट होता है, बोल्ट होता है। जैसे कि BOT का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, अर्थात बनाना, संचालित करना, उसके बाद हस्तांतरित कर देना। तो यहाँ पर देखिए तो एक पारंपरिक मॉडल यहाँ पर यह होता है, ठीक है, जिसमें निजी क्षेत्र बनाता है, संचालित करता है कुछ समय तक अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए और उसके बाद उसे वो सरकार को दे देता है। दूसरा होता है बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफर, अर्थात इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार को निजी क्षेत्रों के द्वारा ऑपरेट करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पर इसमें भी होता है। बूट मॉडल का उपयोग देखा जाए तो ज्यादातर हम राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिए यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल है जिसको कहते हैं बिल्ट ऑपरेट लीज और ट्रांसफर, जिसमें यहाँ पर इस मॉडल में सरकार निजी साझेदारों की सुविधाओं के निर्माण, डिजाइन, स्वामित्व और लीज का अधिकार देती है तथा लीज अवधि के अंत में सुविधा का स्वामित्व जो होता है सरकार को स्थानांतरित हो जाएगा। इसके अलावा एक मॉडल होता है DBFO, जिसको हम कहते हैं डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, जिसमें इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिए परियोजना के डिजाइन, उसके विनिर्माण, वित्त, परिचालन का उत्तरदायित्व तो देखा जाए तो पूरी तरीके से निजी साझेदार के पास रहेगा। और LDO जो होता है लीज डेवलप ऑपरेट, जिसमें इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढांचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी जो प्रमोटर के साथ लीज समझौते के रूप में से भुगतान प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ मॉडल हैं जो देखा जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत किए जाते हैं। अगली योजना के अंतर्गत आते हैं। अगली योजना है निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना, जिसको हम टाइस यहाँ पर कहते हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। देखा जाए तो इस योजना को
राज्यों को दो, इसके संदर्भ में राज्यों को यहाँ पर 206 करोड़ इस योजना के संदर्भ में दिए गए हैं। और दो जो देखा जाए टाइस के तहत यहाँ पर वित्त वर्ष 2019-20 से 22-23 के दौरान 27 निर्यात बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। निर्यात वृद्धि के लिए देखिए तो उपयुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की यहाँ पे सहायता करना है। साथ ही देखा जाए इसके कार्यक्षेत्र क्या क्या है, तो इस योजना का जो लाभ है वो राज्यों के द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज जैसे कि सीमा बाजार हो गए, भूमि हो गई, सीमा शुल्क केंद्र हो गए, गुणवत्ता परीक्षण हो गया, प्रमाणन प्रयोगशाला हो गए, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र, निर्यात वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, एसईजेड क्षेत्र, बंदरगाह, हवाई अड्डे, कार्गो टर्मिनल, ये सभी यहाँ पर क्षेत्र इसके अंतर्गत आपको आते हैं। इनके बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए यहाँ पर आपको लिया जा सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए जो वित्तीय सहायता की सीमा भी यहाँ पर आपको बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के संदर्भ में केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होगी और आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना में यहाँ पे कुल इक्विटी 50% से अधिक नहीं होगी। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गए, अन्य यहाँ पर क्षेत्र हो गए, यहाँ पर जो कुल इक्विटी हो गई वो 80% तक हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों के लिए इक्विटी परसेंटेज योजना के तहत अलग अलग है। अगली योजना कौन सी? अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्या है और किस क्षेत्र में ये लागू की जा रही है? तो देखिए यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत देखा जाए तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026 तक के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए इसे मंजूरी यहाँ पे प्रदान की गई है। 5 साल के लिए देखिए इस योजना को मंजूरी दी गई है और इसके तहत देखा जाए तो 2 पीएमईजीपी को अब तक 13,554.42 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 25-26 तक 5 साल के लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। देखा जाए तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की एजेंसी है और कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो इस कार्यक्रम के तहत केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान उसे किया जाएगा। देखा जाए तो इस योजना के तहत यहाँ पर परियोजना प्रति यूनिट की अधिकतम स्वीकार्यता और निर्माण लागत जो क्षेत्र है, जैसे 50 लाख रुपए के सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए के सरकारी सब्सिडी यहाँ पर आपको दी जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35%, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक एनआईआर एनईआर पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र, ट्रांसजेंडर शारीरिक से अक्षम उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी व सीमावर्ती जिले के लाभार्थी देखे जाए तो इसमें आपको शामिल है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र सामान्य श्रेणी के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए यहाँ पे 25% यहाँ पर ये जो शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में से लागू है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपको निर्धारित किया गया है। अगली यहाँ पर देखिए एक और योजना है जो कि पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या है ये? तो पुरी में देखा जाए तो उड़ीसा की सरकार जो है उसके द्वारा एक महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राजनीतिक विवाद का यहाँ पर विषय बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि देखा जाए तो पुरी में देखा जाए जगन्नाथ मंदिर सहित एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिए उड़ीसा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है। हालांकि इसकी कल्पना 2016 में की गई लेकिन इसका अनावरण दिसंबर 2019 में किया गया। इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के क्षेत्र यहाँ पर आपको आते हैं। देखा जाए तो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, पूरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि इसमें आपको शामिल है। उड़ीसा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सुधार के लिए 3 उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है। पहला, मंदिर की सुरक्षा, दूसरा, भक्तों की सुरक्षा और तीसरा, भक्तों के लिए धार्मिक माहौल का निर्माण करना। इसके तहत देखा जाए तो आपदा योजना में श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण, शुल्क पुनर्वास और सड़क सुधार इसमें आपको शामिल है। विवाद जो बना है इस परियोजना के संदर्भ में देखा जाए तो सरकार जो है अच्छा ही कर रही है, क्योंकि काफी सारी बड़ी संख्या में दर्शक जो श्रद्धालु होते हैं वो जाते हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पे जो विकास काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो विवाद बन रहा है, वहां पे देखें अगर हम तो जो विशेषज्ञ हैं और
नागरिक समाज के अगर सदस्यों ने 12वीं शताब्दी के मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना का हवाला देते हुए देखा जाए खुदाई के लिए भारी मशीनों के उपयोग पर यहाँ पर आपत्ति जताई है। तो मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य होगा उससे जो प्राचीन काल की जो धरोहर है वो यहाँ पर उसको नुकसान होने की स्थिति। साथ ही यह भी कहा गया है कि मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिए उचित अनुमतियां और मंजूरी यहाँ पर ली गई हैं। जगन्नाथ मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नामित किया गया है और यह एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। मंदिर के 100 से 200 मीटर क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस और निर्माण कार्य हो रहे हैं जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष संशोधन सत्यापन अधिनियम 2010 के द्वारा यहाँ पर निषिद्ध है। तो एक तरीके से देखा जाए जो कानूनी प्रावधान है उसके माध्यम से यहाँ पर आपको इस क्षेत्र के पुनर्विकास के संदर्भ में यहाँ पर बाधाएं आई हैं, लेकिन यहाँ पर इसी कारण ये चर्चा का विषय है, योजना भी और क्षेत्र भी, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली योजना है स्मारक मित्र योजना। इसे निजी कंपनियां जो है जल्द ही स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी करने में यहाँ पर सक्षम होंगी। इसमें जिसमें विरासत स्थलों को अपनाना, उनका रखरखाव करना इसमें शामिल है। संशोधित जो योजना है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मॉडल पर आधारित होगी और सभी विरासत स्थलों को यहाँ पर एक नई वेबसाइट यहाँ पर देखा जाए उसके लिए लॉन्च की जाएगी। स्मारक मित्र जो योजना है या जो शब्द है स्मारक मित्र एडॉप्टेड हेरिटेज परियोजना के तहत सरकार के साथ भागीदारी करने वाली इकाई को संदर्भित यहाँ पर आपको करता है। इसे पहले यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था और फिर इसे संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस परियोजना का जो उद्देश्य है कारपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, व्यक्तियों को अपनाने के लिए आमंत्रित करके पूरे भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को यहाँ पर विकसित करना। अगली योजना यहाँ पे जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन को लेकर देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन में 27% की यहाँ पर वृद्धि की गई है और इसके माध्यम से 2019 में यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित कर यहाँ पे जल जीवन मिशन में यहाँ पर इसे विलय कर दिया गया था। अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और इसके माध्यम से देखिए जो लाभ यहाँ पर है कि ग्रीन हाइड्रोजन उसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर यहाँ पर उपलब्ध होंगे, अत्याधुनिक तकनीकों का विकास होगा, रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ उद्योग, परिवहन, ऊर्जा क्षेत्रों का विकार्बनीकरण होगा, जीवाश्म ईंधन संबंधित कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का भी यहाँ पर आपको विकास होगा। वर्ष 2030 तक देखें तो इस मिशन के लिए संभावित जो परिणाम की बात की गई है, जैसे कि कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम यहाँ पर 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि हो जाएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देखा जाए तो लगभग 50 MMT की यहाँ पर कमी होगी और जीवाश्म ईंधन के आयात में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर संचित कमी आएगी। तो ये है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में योजना के प्रमुख पहलू। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कुछ श्रेणियों भी हैं, एक ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इसका जो स्रोत होता है वो है प्राकृतिक गैस। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन, ये कार्बन कैप्चर के साथ स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है और इसका भी स्रोत आपका प्राकृतिक गैस होती है। और तीसरा जो होता है ग्रीन हाइड्रोजन, ये आपको प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्राप्त की जाती है और इसका स्रोत होता है अक्षय ऊर्जा। तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। हाइड्रोजन की श्रेणी में उत्पादन विधि के आधार पर हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि ब्लैक हाइड्रोजन है, ये गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है, स्रोत इसका कोयला है। पिंक हाइड्रोजन जो है ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्राप्त होती है और परमाणु ऊर्जा इसका स्रोत है। टर्कोवायस हाइड्रोजन जो है ये पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है और इसका स्रोत प्राकृतिक गैस है। येलो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है और इसका स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। अगला यहाँ पर है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम के योजना को मंजूरी दी है और जीवंत ग्राम कार्यक्रम के केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के माध्यम से देश के उत्तरी भू सीमा पर स्थित गांव में आवश्यक अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराने हेतु धन उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। सॉरी, अब देखा जाए तो यहाँ पर जो वीवीपी योजना है ये हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख को यहाँ पर शामिल किया गया है। एरिया कौन कौन से हैं ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ लागू किया जा रहा है। कई बार आता है क्वेश्चन कि पर्टिकुलर जो योजना है किन राज्यों को, किन क्षेत्रों को कवर करती है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, कब से कब तक लागू की जा रही है। ठीक है, तो जैसे इस योजना को 2022-23 से 25-26 तक के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई। इसके अलावा सीमावर्ती लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पलायन को रोकने में इससे मदद मिलेगी। सीमा की सुरक्षा को हम बेहतर बना सकते हैं। साथ ही 4800 करोड़ रुपए की एक वित्तीय सहायता का आवंटन किया गया है। 2500 करोड़ रुपए जो है वो सड़कों के निर्माण के लिए इसमें दिए जाएंगे। साथ ही साथ 100% सैचुरेशन की यहाँ पर आपको व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। अगली योजना है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये किस तरीके का सर्टिफिकेट है, तो पहली चीज देखिए, इसका उल्लेख जो है वो बजट में भी सरकार ने किया है, और महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नामक एक लघु बचत योजना है। ध्यान रखिएगा, कैसी योजना है, एक लघु बचत योजना है। ध्यान रखते हैं यहाँ पे और क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं। जैसे कि ये स्मॉल टाइम यहाँ पर देखा जाए तो सेविंग एक स्कीम है, और अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 वर्षों के लिए यहाँ पर इसे संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी महिलाओं को, और उनका सशक्तिकरण करना। पात्र कौन कौन लोग होंगे, जो कौन सी महिलाएं यहाँ पर इसका पात्र हो सकती हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बालिकाएं भी शामिल हैं। वो अपनी जमा राशि यहाँ पर रख सकती हैं, और जो समय सीमा है वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की होगी, और केवल 2 साल के लिए यहाँ पर वो रख सकते हैं। समय से पहले निकासी, ब्याज दर पर आंशिक निकासी की जा सकती है, और ब्याज देखा जाए तो यहाँ पे 7.5% इसमें मिलेगा। सॉरी, चलिए देखते हैं भारत में जो लघु बचत योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, एक है आपका डाकघर में जमा, ठीक है, जैसे कि डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली अकाउंट। दूसरा है बचत प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र। और तीसरे तरीके का होता है सामाजिक सुरक्षा योजना, जैसे कि लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाता। तो ये आपको लघु बचत योजनाएं हैं, जो कि 3 अलग अलग तरीके की भारत में यहाँ पे संचालित हो रही हैं। अगला है DRNRLM के 4 प्रमुख घटकों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको ग्रामीण गरीब महिलाओं की स्वप्रबंधित और आर्थिक रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थाओं की सामाजिक लामबंदी और उन्हें बढ़ावा देने हेतु उन्हें मजबूत करना, पहली चीज। दूसरा, इसके माध्यम से जो वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्राप्त करना, ऋण एवं अन्य जो वित्तीय जानकारी तकनीकी तथा मार्केटिंग सेवाओं तक उनकी बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करना। तीसरा काम करना है कि क्षमता निर्माण और कौशल विकास के जरिए यहाँ पर एक स्थायी आपको आजीविका प्रदान करना। और चौथा काम होगा कि अलग अलग योजनाओं के अभिसरण समन्वय के जरिए सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अन्य लाभ तक यहाँ पे पहुंच को सुनिश्चित करना। चलिए, अगली जो योजना यहाँ पे आयुष्मान भारत, ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली यहाँ पर शुरू कर दी है। तो अब अस्पतालों की भी ग्रेडिंग की जाएगी इस योजना के माध्यम से, कि कौन सा अस्पताल किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है, किस तरीके का इलाज कर रहा है, जो भी यहाँ पर मरीज हैं, जो अन्य यहाँ पर आपको कस्टमर हैं, वो किस तरीके से आपको रेटिंग कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से लगता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको अब परिणाम जो है यहाँ पर देखा जाए तो इस नई पहल के तहत एक चीज देखिए, मूल्य आधारित देखभाल, ठीक है, पहली चीज की अवधारणा शुरू की गई है। और इसके तहत यहाँ पे प्रदर्शन यानी कि जो परिणाम होगा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। साथ ही सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसी इलाज कैसे कर रहे हैं, कैसा यहाँ पर परिणाम आ रहा है, उस आधार पर भुगतान और पुरस्कार की व्यवस्था और उसके तरीके से ग्रेडिंग की व्यवस्था इसी आधार पर आपको की जाएगी। देखा जाए तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की संख्या की बजाय यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य यानी कि वैल्यूज को यहाँ पर बेहतर करने के आधार पर अस्पतालों को प्रदर्शन करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसके 5 संकेतक निर्धारित किए गए कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रेडिंग की जाएगी। पहले कि लाभार्थी की संतुष्टि देखी जाएगी, क्या लाभार्थी आपके अस्पताल की सुविधाओं से संतुष्ट है। अस्पताल में पुनः भर्ती होने की दर, जो अस्पताल में एक बार आया अगर वो ठीक होके जाता है, वापस से कभी उसे कोई किसी अन्य प्रकार की समस्या होती है तो क्या वो वापस आपको रिविजिट करेगा या कोई और अस्पताल देखेगा। आउट ऑफ पॉकेट व्यय की सीमा कितनी है,
पुष्ट की गई शिकायत यहाँ पर, और भर्ती मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित जीवन की गुणवत्ता में सुधार की स्थिति। और अगर ये पांचों चीजों के आधार पर आपको रेटिंग ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेड के आधार पर अस्पतालों की एक रैंकिंग निकल कर आएगी। अगली योजना प्रसाद योजना के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे कुछ परियोजनाओं को लेकर आया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखा जाए तो योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर के विकास परियोजना का एक उद्घाटन किया गया। साथ ही तेलंगाना में देखा जाए तो भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिरों में प्रसाद परियोजना की यहाँ पे आधारशिला रखी गई। तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग जगहों पर ये योजना को प्रसाद के अंतर्गत शुरुआत की गई है। एक योजना आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर के विकास के है, दूसरी यहाँ पर प्रसाद के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिर को। चलिए स्वदेश दर्शन योजना के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? ये पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से यहाँ पर नया स्वरूप प्रदान किया है और एक समग्र मिशन के रूप में भारत में संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम किया जाएगा। योजना का जो प्रकार है देखा जाए तो इसमें केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका उद्देश्य देखा जाए तो देश में संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्यों का विकास करना। लाभार्थी जो है यहाँ पर देखें तो अलग अलग सर्किट्स की अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन जो एजेंसी है वहां पर हम देखें तो राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा इसे नामित किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है कि पर्यटन और संबद्ध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि को शामिल करने हेतु संधारण तथा जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, कौशल बढ़ाना, निजी क्षेत्र का निवेश करना। इसके साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित व प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। विशेषताएं अगर हम देखें तो स्वदेश दर्शन योजना को सबसे पहले 2015 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना के तहत अब तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी थीम देखा जाए तो यहाँ पे संस्कृत और विरासत, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन यहाँ पर आपको इसकी प्रमुख जो थीम है वो इस योजना के तहत यहाँ पर शामिल किया गया है। चलिए एक योजना यहाँ पर आई है प्रोजेक्ट वाणी। क्या है प्रोजेक्ट वाणी? तो गूगल इंडिया ने इस पहल के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर यहाँ पे काम करना शुरू किया है और इसका उद्देश्य है संपूर्ण भारत के 773 जिलों में वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नमूने यहाँ पर एकत्र करना और उसे एआई के माध्यम से यहाँ पर मॉडल का निर्माण करना। एक तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग या एआई भाषा मॉडल होगा जो विविध भारतीय भाषाओं और बोलियों को यहाँ पे समझ सकता है। ऐसे डेटा सेट का संभावित उपयोग देखा जाए तो स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में एप्स बनाने के लिए यहाँ पर किया जा सकेगा। अगला यहाँ पे कार्यक्रम है नौ साक्षरता कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान करोड़ों रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वयन हेतु एक नई केंद्रीय योजना नव भारत साक्षरता मिशन को शुरुआत किया है और इस योजना के देखे जाए तो आपको 5 घटक यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जैसे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो कि एक मूल विषय के तौर पर इसमें आपको शामिल किया गया है। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी कौशल और शिक्षा जारी रखना। ये 5 यहाँ पर पहलू हैं जो इसके 5 घटक के तौर पर इसमें शामिल किए गए हैं। लाभार्थियों की पहचान किस तरीके से की जाएगी? तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षकों के द्वारा एक मोबाइल ऐप डोर टू डोर यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही गैर साक्षर व्यक्ति भी मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे पंजीकृत यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ योजना में एक पात्रता भी रखी गई है। पात्रता के तहत देखा जाए तो 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी निरक्षर इस योजना का यहाँ पे लाभ उठा सकेंगे। अगली योजना यहाँ पर है बायोटेक विकास योजना। बायोटेक विकास योजना को देखा जाए तो कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क किसान योजना से विगत एक वर्ष में 1,60,000 से भी अधिक किसान यहाँ पे आपको लाभान्वित हुए हैं। बायोटेक किसान योजना में देखा जाए तो इस योजना के तहत वर्ष 2017 में शुरू की गई किसान केंद्रित योजना है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किसानों के लिए इसे शुरू किया गया है। अब देखिए इस योजना के तहत जो मूलतः बायोटेक क्या है, किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, किसानों से कैसे यहाँ पर इसे लाभ प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल का यहाँ पर अनुसरण किया जाने वाला है और इसे एक अखिल भारतीय स्तर पर इस योजना को लागू किया जाएगा।
इसके माध्यम से किसानों को उद्यमशीलता के साथ साथ नवाचार को प्रोत्साहित करने और महिला किसानों को सशक्त बनाने पर काम करना है। अर्थात नई तकनीकों, नए उपायों को यहाँ पर आपको किसानों को सीखना और उसे यहाँ पर कृषिगत चीजों में लागू करना। इसमें स्थानीय कृषि को विकास को प्रोत्साहन देना और साथ ही यहाँ पर ऐसे लोगों की पहचान करना जो इस चीज को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। कृषि से संबंधित ज्ञान के हस्तांतरण के साथ वैज्ञानिक कृषि को यहाँ पर प्रोत्साहन देना। देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों के साथ आकांक्षी जिलों में बायोटेक किसान हब भी यहाँ पर आपको स्थापित किए जाएंगे। चलिए कुछ अन्य यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर कुछ और भी ऐसी योजना है जिसका नाम है डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति यहाँ पर देखिए क्या है, इसे साइबर शीप फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने यहाँ पर आपको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए योजना कौन सी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है और लाभ क्या है। इसका लक्ष्य यहाँ पे महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित एक साइबर स्पेस बनाना है। ठीक है, डिजिटल क्रांति जो है, आप ध्यान रखिए, डिजिटल शक्ति 4.0 जो है इसका लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस, अखिल भारतीय स्तर की योजना है और महिलाओं को डिजिटल रूप से उन्हें कुशल बनाने पर केंद्रित है। साथ ही देखा जाए तो ऑनलाइन किसी भी अवैध और अनुचित गतिविधि के खिलाफ विरोध प्रकट करने हेतु यहाँ पर उन्हें जागरूक भी करेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक महिलाओं का को संवेदनशील यहाँ पे बनाना है। साथ ही इसका जो पहला चरण जो है वर्ष 2018 में यहाँ पे आपको प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है प्रारंभिक चरण के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ के बारे में। ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे लागू किए जाने की जो यहाँ पे बात की गई है, तो क्या क्या योजना के तहत शामिल किया गया है उसको देख लीजिए। सबसे पहले चीज, एनसीएफ का जो विकास है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित चार यहाँ पर चरणों में या 4 विकास रूप स्तरों पर विकास के रूप में देखा जा सकता है। पहला है बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। दूसरा है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तीसरा है शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और चौथा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो यहाँ पर देखा जाए 4 अलग अलग वर्गों के संदर्भ में यहाँ पर ये पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगला देखिए यहाँ पे सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, ये यहाँ पे लागू किया गया एक योजना है। देखा जाए तो ये सरकारी पैनल ने हाल ही में देखा जाए तो कर्मचारी पेंशन योजना की वहनीयता पर चिंता व्यक्त करते हुए गिग श्रमिकों, स्वनियोजित लोगों के लिए सार्वभौमिक पेंशन योजना की यहाँ पर आपको सिफारिश की है। भारत में देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा की जो कानूनी स्थिति है उसमें देखें तो भारत में एक मूल अधिकार के तौर पर भी है। भारत में यहाँ पर देखा जाए इसका कोई एक मौलिक अधिकार इसके संदर्भ प्रदान नहीं किया गया है। किंतु कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के नीति निर्देशक लक्ष्यों में से यहाँ पे शामिल जरूर किया गया है। जैसा कि आप आर्टिकल 41 को पढ़ते हैं जिसमें काम पाने का एक अधिकार है। 42 को देखें तो काम की न्यायसंगत तथा मानसिक दशाओं का और प्रसूति सहायता का प्रावधान है। आर्टिकल 47 को देखें तो पोषण के स्तर में सुधार करने संबंधी राज्य के कर्तव्य का पालन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य है। इसी के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व हैं। चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है इसलिए नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी उत्तरदायित्व है। यहाँ पे देखिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। जैसे कि योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और यह असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। दूसरी, व्यापारियों, दुकानदारों, स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना या देखा जाए तो स्वैच्छिक एवं अंशदायी, ये भी एक अंशदायी पेंशन योजना है। और ई श्रम पोर्टल जिसका उद्देश्य है असंगठित कामगारों के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना ताकि ऐसे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो वर्तमान समय देखा जाए तो काम किया जा रहा है और जो ये सिफारिश आई है वो उसी संदर्भ में यहाँ पर आपको देखी जा सकती है। अगला है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। देखा जाए तो नीति जो है राष्ट्रीय वायु खेल नीति ये नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसका जो लक्ष्य है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति का लक्ष्य देश में हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश प्राप्त करना। विजन है कि 2030 तक भारत को हवाई खेलों के शीर्ष पर रहे देशों में शामिल करना। और इस नीति के तहत अब तक देखा 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और यह 4 स्तरीय शासी संरचना का भी इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है।
एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नगर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के तौर पर यह काम करता है। अगला यहाँ पे देखिए, उन्नत ज्ञान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम, जिसको हम आकृति शॉर्ट फॉर्म में आकृति कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। क्या है ये योजना? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आकृति कार्यक्रम को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। आकृति कार्यक्रम के तहत कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना और उसके आसपास युवा उद्यमिता को यहाँ पे प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसमें योजनाएं जो है, बार्क जो है आकृति कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जैव निम्नीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण, जल, खाद्य और कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और परामर्श यहाँ पे प्रदान करता है। आकृति के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गांव में नई ज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन केंद्र स्थापित किए गए और ये केंद्र जो है क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। चलिए अगली योजना यहाँ पर है पीएम स्वनिधि योजना। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा को बढ़ाकर 2024 कर दिया है। और इस देखा जाए, इसका उद्देश्य जो है कि रियायती ब्याज दर पर करीब 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा यहाँ पे प्रदान करना है। दूसरा, ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के और साथ ही डिजिटल लेन देन को यहाँ पर पुरस्कृत करना भी है। यह केंद्रीय क्षेत्र की यहाँ पर योजना है और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कार्यशील एक पूंजी ऋण प्रदान करना, ताकि वे कोविड-19 लॉकडाउन कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को वापस से शुरू कर सके। देखा जाए तो शुरुआत इस योजना की अवधि जो है मार्च 2022 से हुई और इसे दिसंबर 2024 तक वर्तमान समय में बढ़ा दिया गया है। साथ ही योजना के तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे कि ऋण देने की अवधि का विस्तार दिसंबर 2024 तक, क्रमशः 10,000 रुपए से 20,000 रुपए के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए के तीसरे ऋण की यहाँ पर शुरुआत की गई है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि घटक का विस्तार करना। ब्याज सब्सिडी के तहत इस योजना के तहत ऋण लेने वालों वेंडर्स को 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त होंगे। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देखा जाए के लाभ यहाँ पर इन लाभार्थियों को अकाउंट इत्यादि यहाँ पर खोला जाएगा। लक्षित जो लाभार्थी हैं, यह योजना 24 मार्च 2020 तक, उससे पहले शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, वेडिंग सहित आसपास के पेरी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर्स के लिए यहाँ पर ये योजना उपलब्ध है। अगली योजना है विवाद से विश्वास 2 योजना के मसौदे को यहाँ पर अधिसूचित कर दिया गया है। तो इसका पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसका संस्करण 2 है। विवाद से विश्वास देखा जाए तो कोई विवाद नहीं बल्कि विश्वास एक तरीके की स्थिति को उत्पन्न करना है और इसमें सरकार और सरकारी उपक्रमों के अनुबंध से जुड़े मुद्दों, विवादों को निपटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और एक तरीके की एक स्वैच्छिक समाधान योजना है। इसमें अनुबंध से संबंध ऐसे विषयों का निपटान किया गया जिन पर मध्यस्थता निर्णय को किसी अदालत में चुनौती दी गई है। तो अर्थात अगर कोई मामला दो लोगों के बीच, खासकर सरकार और किसी कंपनी या उद्योगपति या संस्थान में यहाँ पर कोई भी समस्या अगर चीजें उसको लेकर केस इत्यादि चल रहा है, तो उसको बाहर यहाँ पे सुलटाए जाने का काम है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में भी यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया और इस योजना को 30 दिसंबर 2022 तक विवादों में यहाँ पर आपको शामिल किए गए थे इसमें, जिसके माध्यम से तब तक के विवादों को सुलझाए जाने का काम किया जाना था। इस योजना का जो उद्देश्य है कि किन विवादों को यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा सुलझाने के संदर्भ से, तो यहाँ देखा जाए तो ऐसे विवाद जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार है या उसके निम्नलिखित किसी निकाय से संबंधित होगी। साथ ही देखा जाए तो इसमें जो जैसे कि कौन कौन से निकाय इसमें आपको शामिल हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम, ये अगर उसमें शामिल है तो वहां पर उसे निपटाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसकी सभी एजेंसियां, उपक्रम, मेट्रो ट्रेन जैसे संगठन जिसमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी है। इसके साथ इस योजना में राज्य सरकारों के साथ विवाद अथवा किसी अन्य निजी फर्म के साथ विवाद को शामिल नहीं किया गया है। समाधान के तौर पर इसमें विवाद के लंबित रहने के स्तर के आधार पर एक श्रेणीबद्ध करके निपटान की व्यवस्था की गई है कि कोई 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कौन सा विवाद कितने समय से यहाँ पर आपको लंबित है, उसे श्रेणीबद्ध करके उसको निपटान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इसका जो कार्यान्वयन किया जाएगा, इस योजना को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से किया जा रहा है। और योजना में देखें तो केवल घरेलू मध्यस्थता को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, ना कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता। तो यहाँ पे सिर्फ घरेलू स्तर पर से सॉल्व किए जाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अगली योजना है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना। और ये परियोजना जो है वो तुमकुरु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली है दक्षिण भारत की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए तुमकुरु कर्नाटक में देखा जाए तो ये राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा यहाँ पे कार्यक्रम के तहत एक भाग के रूप में से विकसित किया जा रहा है। इसमें देखिए जो क्षेत्र आपको इस गलियारे के तहत शामिल है, इसमें कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुमकुरु कर्नाटक, पोनेरी तमिलनाडु की एनआईसीपी के चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत प्राथमिकता वाले नोड्स के रूप में यहाँ पर आपको पहचान की गई है। एनआईसीपी का जो लक्ष्य है वो विश्व स्तरीय आपको विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देना, भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना, साथ ही इसका व्यापक उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए देखा जाए तो प्लग एंड प्ले अवसंरचनात्मक सुविधाओं को की सुविधा यहाँ पे प्रदान करना है। इसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की यहाँ पर तर्ज पर इसका पहला औद्योगिक गलियारा है, जिसे 2011 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके बाद दूसरा अमृतसर कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, विजाग चेन्नई पूर्वी तट आदि का निर्माण कार्य यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। अगला है एसडीजी एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ यहाँ पर सीड पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। सीड देखा जाए तो सतत विकास हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए एक वैश्विक साझेदारी है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा यहाँ पर किया गया है। एसडीजी जो है एग्री जो फूड है एक्सेलरेटर प्रोग्राम को एग्री फूड सिस्टम स्टार्टअप्स की मदद के लिए शुरू यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम को स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को योगदान करने हेतु उनके व्यवसाय के विकास के साथ यहाँ पर इसे मदद करेगा। तो देखा जाए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सीड योजना के तहत यहाँ पर भारत सरकार मिलकर के फूड एग्री देखा जाए तो एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू कर रही है। और इसमें देखा जाए तो आपको कुछ और भी एक फैक्ट यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम को संपूर्ण अफ्रीका और एशिया में संचालित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 12 लघु मध्यम उद्योगों को 3 क्षेत्रों वित्तीय कुशलता, नवाचार, क्षमता तथा बाजार पहुंच में यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन 3 क्षेत्रों के आधार पर इनको विकसित किया जाएगा, सहायता दी जाएगी और एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र को इसमें कवर किया जाएगा। अगला देखिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स यहाँ पर चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि सरकार ने सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2023 में यहाँ पर संशोधित किया। इसे संशोधित करके कुछ नए दिशा निर्देश में शामिल किए हैं। देखा जाए तो संसद सदस्यों को स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर संधारणीय सामुदायिक स्थितियां यहाँ पे प्रदान की जाती हैं, कुछ यहाँ पे वित्तीय लाभ दिए जाते हैं और परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में इन्हें सक्षम बनाना भी है। अब देखा जाए जो संशोधन किया या एमपी लैट्स की जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में जो पहला यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलता है कि एमपी लैट्स जो योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 1993 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। देखा जाए तो एमपी लैट्स में आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन शामिल किया जाता है और 1994 से इस योजना का प्रशासन जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। एमओएसपीआई को एमपी लैट्स योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी करना, नीति निर्माण, निगरानी तंत्र निर्धारित करने का यहाँ पे दायित्व भी सौंपा गया है। सरकार ने हाल ही में एमपी लैट के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एक नया वेब पोर्टल भी यहाँ पर शुरू किया है और यह निम्नलिखित गतिविधियों के संपादन में मदद करेगा, जैसे कि वास्तविक समय की निगरानी करना, सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना, बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता को अपनाना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी एमपी लैट्स योजना में। इसके अलावा देखा जाए तो एमपी लैट्स के जो नए दिशा निर्देश वेब पोर्टल 2023 से प्रभावी होंगे। पहली चीज में आती है निधि पात्रता के संदर्भ में। अब प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक एमपी लैट्स निधि की पात्रता 5 करोड़ रुपए है। इस राशि को सरकार के द्वारा सीधे संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के जिला प्राधिकरण को 2.5 करोड़ रुपए की 2 समान किस्तों में यहाँ पर जारी किया जाएगा। सांसदों को हर साल अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एमपी लैट्स पात्रता के कम से कम 15%
अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए क्षेत्रों के लिए 7.5% की लागत वाले कार्यों की सिफारिश करनी होती है। तो इसे जो यहाँ पर जो वित्त प्राप्त होता है सांसदों को, तो वहां पर उसे किस तरीके से खर्च किया जाएगा, किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, उसमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए। तो यहाँ पर दो विशेष चीजें हैं। तो SC ST अगर क्षेत्र है तो वहां पर 15% और 7.5% का यहाँ पर सिफारिश आपको करनी ही करनी है। बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए भी आप कर सकते हैं। अगली योजना यहाँ पे देखिए स्टैंड अप योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के संदर्भ में शुरुआत की गई थी। हाल ही में देखा जाए तो इसकी यहाँ पर सराहना की गई और इसके माध्यम से देखा जाए तो कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। पहली चीज की आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसे 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए आगे फिलहाल बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा चर्चा का विषय भी बना है। अब यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया जो है योजना जो है इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज थी ये महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से संबंधित है। दूसरा विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र, कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमियों हेतु ऋण भी ये प्रदान करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक SC ST और उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 100 लाख के बीच बैंक ऋण की यहाँ पर सुविधा प्रदान करना एक बड़ी अमाउंट है जो यहाँ पर आपको इसके तहत प्रदान करना है। चलिए अगला यहाँ पर आता है डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रोत्साहन योजना को यहाँ पर फिलहाल हाल ही में मंजूरी दे दी गई है और इसका उद्देश्य है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ावा देना है। तो एक तरीके से वित्तीय समावेशन की स्थिति को और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। इस योजना को देखिए संचालित कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है। अनुमोदित योजना पर जो परिव्यय यहाँ पर है वो है वित्तीय परिव्यय करीब 2600 करोड़ रुपए का। साथ ही बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी इसमें प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य रुपए डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य के भीम UPI लेन देन का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन और ई-कॉमर्स संबंधी लेन देन को यहाँ पर बढ़ावा देना। साथ ही देखा जाए तो UPI लाइट और UPI 123PA को भी किफायती और उपयोगकर्ता यहाँ पर अनुकूल डिजिटल करता भुगतान के समाधान को बढ़ावा देगा। यह आबादी के सभी क्षेत्रों और खंडों में भुगतान करने को यहाँ पर भी सक्षम बनाता है। अगली योजना यहाँ पर देखिए है उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा है जिसे वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पहली कार्यनीति जो रूपरेखा थी उत्कर्ष 2022 की समयावधि 2019 से 2022 तक की थी, वो समाप्त हो गई है और ये दूसरी यहाँ पर योजना लागू की जा रही है और इसकी अवधि ध्यान रखिएगा 2023 से 2025 है। अब यहाँ पर देखिए उत्कर्ष 2.0 के तहत जो विजन यहाँ पर रखे गए हैं, तो कौन कौन से यहाँ पर विजन निर्धारित किए गए हैं RBI के द्वारा वो देख लेते हैं। पहला कि अपने कार्यों में निष्पादन में उत्कृष्टता को प्राप्त करना, RBI पर नागरिकों एवं संस्थानों का यहाँ पे मजबूत विश्वास होना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व में वृद्धि करना, पारदर्शी उत्तरदायी नैतिकता से प्रेरित एक आंतरिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सर्वश्रेष्ठ और पर्यावरण अनुकूल डिजिटल भौतिक आधारभूत संरचना, नवोन्मेषी, क्रियाशील और कुशल मानव संसाधन को विकसित करना। अगली योजना है प्रज्वला चैलेंज। क्या है यह प्रज्वला चैलेंज? जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने वाले विचारों, समाधानों और कार्रवाइयों को यहाँ पे आमंत्रित करना है। इसके तहत व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी आदि की कई श्रेणियों में विचारों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा और इन श्रेणियों को यहाँ पर इसमें शामिल भी किया जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन श्रेणियां हैं। तो महिलाओं और समाज में हाशिए पर जो मौजूदा वर्ग है उस पर यहाँ पे ध्यान देना है। स्थानीयकृत मॉडल को डेवलप करना है, लागत प्रभावी समाधान अपनाने हैं। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे शुरू किया गया है। साथ ही DAYNRLM का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना। इससे
वे आजीविका में विविधता लाकर अपनी आय में यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अगली है वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पे सूचित किया है कि वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीएमपी, के लिए 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं, जहां वाहन स्क्रैपिंग तंत्र में निजी निवेश को यहां पर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो ये जो 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ यहाँ पर आपको शामिल है। न्यूज उद्योग को यहाँ पे संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बनाया है और वीवीएमपी या वाहन स्क्रैपिंग नीति का 1 अप्रैल 2022 से कार्यान्वयन हुआ। इसका उद्देश्य है कि अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से चरणबद्ध नीति के माध्यम से इन्हें समाप्त करने के लिए एक तंत्र का बनाना है। चलिए अगली योजना है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बाइंड कहते हैं। इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा 2025-26 अवधि के लिए बाइंड योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। बाइंड एक ऐसी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसका लक्ष्य है सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण का काम करना। यह योजना प्रसार भारती को संगठन के प्रसारण संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार, उन्नयन, उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट के सृजन आदि से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय यहाँ पे सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत देश में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ाकर करीब 66% और आबादी के लिहाज से 68% से बढ़ाकर 80% यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा दूरस्थ जनजाति, वामपंथी, उग्रवाद से प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर डीडी फ्रिश डिश सेट टॉप बॉक्स निःशुल्क रूप से यहाँ पर आपको विकसित किया जाएगा और करीब ऐसे यहाँ पे 8 लाख से अधिक लोगों को या कह सकते हैं कि ये डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स यहाँ पर आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अगली योजना जो कि काफी चर्चा का विषय रही, अग्निपथ योजना। ये रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास, उद्यमशीलता मंत्रालय ने अलग अलग हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन पे यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं और इन समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अग्निवीरों को शिक्षा जारी रखने के लिए सुविधा देना, उन्हें उपयुक्त कौशल प्रमाण पत्र भी प्रदान करना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू के साथ हुए एमओयू के तहत अग्निवीरों को क्रमशः 12वीं कक्षा का उपयुक्त प्रमाण पत्र, स्नातक की उपयुक्त डिग्री यहाँ पे प्रदान की जाएगी। साथ ही अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होते समय उद्योग जगत के लिए तैयार और उद्योग स्वीकृत यहाँ पे कौशल प्रमाण पत्र यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कौशल प्रमाण पत्र अग्निवीरों के द्वारा सशस्त्र बलों से निष्पादित भूमिकाओं और कौशल सेट पर यहाँ पे आधारित होंगे। इन भूमिकाओं को कौशल सेट की मैपिंग राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के साथ भी यहाँ पर आपको संचालित की जाएगी। देखिए जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख भी लेते हैं। देखिए सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना है और इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को हम अग्निवीर यहाँ पर आपको कहेंगे। ये योजना जो है थल सेना, वायुसेना, नौसेना अधिकारी रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों की 4 साल की भर्ती यहाँ पर इसमें की जाएगी और इस साल की अवधि में 6 महीने का यहाँ पे प्रशिक्षण भी आपको शामिल है। प्रतिवर्ष देखा जाए तो 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 4500 से 50 सैनिकों की भर्ती इसमें की जाएगी और कुछ भर्तियों में केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा को जारी रखने की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। अन्य 75% अग्निवीरों को निकास या सेवा निधि पैकेज के साथ सशस्त्र बल से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार उपयुक्त प्रस्तावित समझौते ज्ञापनों के माध्यम से उन्हें लाभ प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4 साल को आपको सेना में काम करने का मौका और उसके बाद फिर आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, औद्योगिक स्तर पे और शिक्षित किया जाएगा और आपको 4 साल के बाद किसी औद्योगिक स्तर पे यहाँ पर जॉब के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित करके आपको सेना से यहाँ पर हटा दिया जाएगा एक तरीके से और इस तरीके से आप अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर काम कर सकेंगे। अगला है समुद्रयान मिशन। देखिए हाल ही में से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन के विवरणों को यहाँ पर साझा किया है। समुद्रयान मिशन का जो उद्देश्य है ये स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी, जिसे मत्स्य देखा जाए तो 6000 का विकास करना है
या 3 व्यक्तियों को लेकर गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए करीब 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकती है। ये 6000 मीटर के तहत यहाँ मत्स्य 6000 का जो विकास है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 6000 मीटर की गहराई में जाने वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के अलावा भी गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए निम्नलिखित अंडर वाटर उपकरण विकसित किए गए हैं, जैसे स्वसंचालित कोरिंग सिस्टम और स्वसंचालित अंडर वाटर व्हीकल। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आपको स्वसंचालित कोरिंग सिस्टम भी है। साथ ही मत्स्य 6000 सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे तक जल के भीतर यहां पर रह सकता है। इसे डीप ओशन मिशन के तहत विकसित यहां पर किया गया है। अगला है विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना यहां पे जारी की है। डीएमपी देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र में उपयोगिताओं यूटिलिटीज के लिए फ्रेमवर्क यहां पर उपलब्ध कराती है और यह फ्रेमवर्क आपदा शमन, तैयारी, आपातकालीन प्रक्रिया और रिकवरी प्रयासों को मजबूत करने के एक अग्र सक्रिय एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर यहां पर केंद्रित होता है। आपदा प्रबंधन योजना की जो प्रमुख यहां पर देखा जाए विशेषताएं हैं, पहला कि आपदा और विपदा की गंभीरता के आधार पर हस्तक्षेप और कार्यवाही करने के लिए केंद्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक 4 स्तरीय यहां पर आपका संरचना का निर्माण करना है। दूसरा जो काम इसमें किया जाएगा कि विद्युत उत्पादन जो स्टेशन होंगे, पारेषण, वितरण जैसी विद्युत अवसंरचनाओं के लिए जोखिम का आकलन किया जाएगा और इसका उद्देश्य यहाँ पे मात्रात्मक जोखिम का भी पता लगाना है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले यहाँ पर अनिश्चितता को टाला नहीं जा सकता, फिर भी यहाँ पर कुछ विद्युत उपयोगिताएं इसमें आपको शामिल की जाएंगी। इसके अलावा अलग अलग जलवायु परिदृश्यों और परिसंपत्तियों पर पड़ने वाले इनके संभावित प्रभावों का इसमें आकलन करके जोखिमों के प्रबंधन यहां पर करने पर काम किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति और आपदाओं के समय सोशल मीडिया संगठनों के स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए और इसके द्वारा बेहतर तरीके से सूचना का प्रसार व आपात संचार यहां पर किया जा सकता है और चेतावनी भी यहां पर आपको जारी की जा सकती है। तो देखिए यहां पर जो प्रमुख योजनागत चीजें रही हैं वो हमने इसमें देख ली हैं। एक ही वीडियो में आपको एक साल की यहाँ पर समस्त जो इंपॉर्टेंट आपको कार्य योजनाएं रही हैं, परियोजनाएं रही हैं, वो हमने यहाँ पर देखी हैं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की इसमें योजनाएं आपको शामिल है। तो इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि योजनाएं देखा जाए तो हर साल आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है सरकारी योजनाओं को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर ऐसे ही और भी टॉपिक्स जो आएंगे एक एक करके हम हर एक वीडियो में कवर अप करते चलेंगे। जैसे रिपोर्ट सूचकांक एक काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो उसको भी लेकर आएंगे। खेल पुरस्कार हो गए, अवार्ड्स हो गए, इसी तरीके से चीजों को लेकर के कुछ प्रमुख स्थल हो गए, आपके प्रमुख स्मारक आपको इसमें हो गए। तो अन्य तरीके कैसे मैंने 10 से 15 टॉपिक निकाले हैं, उन सभी टॉपिक जो कि आपके परीक्षा में क्वेश्चंस जहां से आते हैं कंफर्म के रूप में। तो आपका काम यहाँ पर इस रिवीजन प्रोसेस को, इस रिवीजन सीरीज को अच्छे से देखना, सभी टॉपिक्स को डेली बेसिस पे कवर अप करना और यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर, करंट का एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इस दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है और रिवीजन करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड लक।